हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी पे। यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। किसके लिए? फॉर क्लास 11 के लिए हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 11वां लेक्चर है। अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के एक बार प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि आपको कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलिए आइए बच्चों, स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट बात कर लूँगी आपसे। 1 मिनट सिर्फ। देखिए बच्चों, है क्या कि लेक्चर्स थोड़े से लंबे होते हैं, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। सीरियसली बता रहा हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मतलब आप कम समय में। देखिए, पढ़ाई का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आप 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस देख करके, बहुत जगह आपको 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस मिल जाएंगे कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन उससे आपको कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। बेनिफिट आपको तभी होगा जब आकर के आप कंप्लीटली किसी भी चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको लेक्चर्स जो हैं चाहे वो घंटे भर के हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपकी स्टडीज़, आप अच्छी स्टडीज़ करना चाहते हैं और कम पैसे खर्च करके करना चाहते हैं, तो आपको जैसे अगर आप CA CS या फिर CMA करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 घंटे का एक लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी। तो ये चॉइस हमेशा आपकी रहेगी कि आपको पढ़ना है या फिर ऐसे ही टाइम पास करना है। टाइम पास करना है तो टाइम पास करने के लिए प्लीज़ ये चैनल नहीं है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि पढ़ना चाहते हैं और मन से पढ़ना चाहते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त भी हैं जो कि अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनको कंसेप्ट्स वगैरह में कोई दिक्कत हो, तो वो भी हमारे चैनल पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी हैं सब्जेक्ट्स, उन सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आपको 12वीं के बाद क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपके फ्यूचर में, ये मेरी गारंटीड है। और कंसेप्ट्स तो आपके इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आप राह चलते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एग्जामिनेशन हॉल तो छोड़ो, आप अगर राह चलते हुए भी कोई आपसे कुछ पूछेगा, देन यू विल आंसर टू दोज क्वेश्चंस ईजिली। आप कभी भी स्टक नहीं होंगे। आपने देखा होगा अपने सीनियर्स को, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बीकॉम तो कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि मतलब बीकॉम करने के बाद यार उतना अच्छा वो कर नहीं पा रहे आज की डेट में। रीज़न बीइंग कि उन्होंने कंसेप्ट उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने क्या करा, हाँ बस चलो ICOM है या फिर 11th है 12th है, हाँ चलो देख लिया, चलो ठीक है, 4 जर्नल एंट्री बना ली, एग्ज़ाम में पास हो गए, ठीक है, नंबर भी अच्छे। नंबर अच्छे आने से, देखिए, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लाना और नॉलेज होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमेशा इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना समझिए आप। और हाँ, अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट करा है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट करा और बीच में ही जो है बंद कर दिया आपने, जी नहीं, फिर काम ख़राब हो जाएगा। आप जितनी वीडियोस देखिए, हाँ 3-4 शुरू के 1-2 वीडियोस में थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो सकता है, फ्लिकरिंग वगैरह की आएगी आपको, बट उतना आपको, मतलब जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने क्या करा, साथ के साथ मैंने उस चीज़ को बोला भी है, तो आपको वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम आपको, मतलब जब आप मोबाइल वगैरह पढ़ेंगे, जो लैपटॉप पढ़ेंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन जो मोबाइल वगैरह पढ़ेंगे उनके लिए हो सकता है स्टार्टिंग की 2-3-4 वीडियोज़ में दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। बेस्ट रिमेनिंग वीडियोज़ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक रही कि अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो किस किस सब्जेक्ट की चल रही हैं, तो यहाँ पे आपको क्लास 11 के लिए अकाउंट्स BST स्टार्ट हो चुका है, क्लास 12 के लिए भी अकाउंट स्टार्ट हो चुका है, तो आप क्लास 12 के लिए भी अकाउंट्स पढ़ सकते हैं। 100% कवरेज रहेगी, 100%, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। सर, जो CBSE ने टॉपिक डिलीटेड किया वो बच्चों, वो क्या है कि फॉर द टाइम बिंग हम लेक्चर्स में उसे रेगुलर लेक्चर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, बट सेपरेटली, चाहे वो क्लास 11 के लिए हो चाहे वो क्लास 12 के लिए हो, सेपरेटली उस लेक्चर्स के ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा। सर, उससे बेनिफिट बच्चों उससे ये होगा आपको कि जब आप रियल लाइफ में आएंगे, तो अगर वो सिचुएशन भी आपको आए जो CBSE ने डिलीट कर दिया है, तो आप उसको भी टैकल कर पाएँ और उसके भी सॉल्यूशंस दे पाएँ। ठीक है, चलिए, तो डोंट फॉरगेट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी रेस्ट इज चॉइस इज़ योर्स, लाइफ इज़ योर्स। जैसा करना आपको, अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप अभी
खेल कूद में टाइम पास कर देते हैं, मतलब खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है खेलना कूदना। फिज़िकल बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप खेलिए कूदिए, उससे क्या होता है हमारा दिमाग मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। तो वो आप कीजिए, लेकिन साथ के साथ आप पढ़ाई भी मन लगा कर कीजिए। खास करके ऐसे बच्चों के लिए जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत 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 मन लगा के पढ़िए, क्योंकि ओनली वन थिंग यू हैव विच कैन चेंज योर फ्यूचर इज़ दैट योर नॉलेज। और बच्चों ये आपको परिश्रम करने से ही आएगा। हार्ड वर्क जो है ना, हार्ड वर्क विल गिव यू रिवार्ड्स, वो आपको रिवार्ड्स दिखेंगे, अभी नहीं दिखे लेकिन फ्यूचर में आपको रिवार्ड्स दिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इन सब बातों में। ये थोड़ा सा बस मैंने ऐसे ही बता दिया। देखा मैंने बहुत सारे बच्चों को कि जिनका जो बीकॉम में है उनको भी इवन डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट समझने में भी दिक्कत है, और जो 11th-12th में है उनको तो है ही है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स क्लासरूम में जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ नहीं पाते हैं। अब क्या होता है, उनके मन में डाउट रह जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता दूँ, एक तो 99.9999% चीज़ मैं ऑलरेडी खुद ही कवर कर देता हूँ, प्लस 0.01% अगर कोई दिक्कत रहती है तो मेरा फेसबुक पेज है दी कॉमर्स फॉर ऑल अकेडमी दी सक्सेस प्लेटफॉर्म, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी उस पर लाइव नहीं आ रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में लाइव आकर के मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो डाउट सेशन में लेना शुरू कर दूंगा, ताकि हम डेली 1 घंटे का लाइव स्केड्यूल रखेंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे किसी भी पेपर से रिलेटेड वो डाउट्स हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स किसके लिए? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम क्लास 11 के लिए अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 है ये। ओके, लेक्चर नंबर 11 या 1 मिनट मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा लेक्चर है ये। 1 मिनट। सॉरी 11 नहीं है, लेक्चर नंबर 12 है, 11 तक हो चुका है, ये 12वां लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 12 है ये। बुक रेफ़र कर रहे हैं हम, TS ग्रेवाल जी की बुक रेफ़र कर रहे हैं। अब बच्चों मैं जो ये आपको पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल रॉ पढ़ा रहा हूँ मैं, रॉ इन द सेंस कि डायरेक्ट लाइव रिकॉर्ड करके इसमें कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं है, वो सीधा मैं बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करा और घंटे भर की रिकॉर्डिंग होगी हमारी। तो उसमें कुछ भी ये नहीं है कि मैंने पहले रिकॉर्ड करा फिर ट्रिम करा, ये सारी चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। जो है वो सामने है, जो नहीं है वो भी सामने है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 जर्नल का चैप्टर चल रहा है। जर्नल चैप्टर TS ग्रेवाल जी की बुक से, 2021 एडिशन वाली जो बुक है उससे। आई होप कि आप सभी ने बुक परचेज़ कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो मैं जो बुक है उसकी PDF की कॉपी अपने 3-4 लेक्चर पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा था, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप नहीं परचेज़ करना चाहते हैं तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल के बारे में। जर्नल के बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका 2 मिनट में रिकैप दे देता हूँ। पहले हमने जर्नल पढ़ा, फिर हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े, फिर हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े। सर कौन से कंसेप्ट? हमने कैश क्रेडिट कंसेप्ट पढ़ा, हमने गुड्स का कंसेप्ट पढ़ा कि कब गुड्स को हम परचेज बोलेंगे और कब हम गुड्स को असेट मानेंगे, ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा। फिर आगे आए हम, फिर आगे आकर के हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस किस केस में गुड्स जो है बिजनेस से बाहर जाता है, जैसे कि चैरिटी, डोनेशंस, ये सब हमने कवर अप करा था लास्ट क्लासेस, लास्ट लेक्चर से हमने ये सब कवर अप करा था। फिर हम आगे आए, फिर हमने देखा कि जो आपका ये क्या बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होती है वो हमने देखा। फिर हमने देखा डिस्काउंट, देखा डिस्काउंट इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने बहुत 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 अच्छे तरीके से
डिस्काउंट समझा रखा है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। ओके, फिर हम आगे आए डिस्काउंट, फिर हम आगे आए, फिर हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा एक कंसेप्ट जर्नल एंट्री में, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, आपको बैड डेट्स का कंसेप्ट पढ़ा कि बैड डेट्स, कोई ट्रांजेक्शन बैड डेट्स क्या होती है और कोई ट्रांजेक्शन बैड डेट्स रिकवर्ड कब बोली जाती है। जो मेरा बैड डेट्स हो गया वो बैड डेट्स रिकवर्ड कब बोला जाएगा। तो अभी तक हमने 9 इलस्ट्रेशन तक करे थे, ठीक है। उसमें से एक आध दो आपके होमवर्क थे। अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके, या मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरा यहाँ पे आप पूछ सकते हैं 8470877787, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आप जो भी आपकी क्वेरीज हो, जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत आए, उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके मुझे भेज दीजिएगा। जो चैप्टर चल रहा है उसमें से, रेलिवेंट चैप्टर में से किसी भी पॉइंट में दिक्कत आए तो पॉइंट स्पेसिफिक करके जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। और आप ये भी साथ के साथ बता दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं, ठीक है। चलिए, ओके, तो ये सब हमने अभी तक पढ़ा था। फिर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक देखा। आज हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे, इलस्ट्रेशंस नंबर 10, 11, 12, और होप सो कि अगर टाइम मिल जाएगा तो 13 भी देख लेंगे। और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। कौन सा? सेल ऑफ फिक्स असेट्स, और एक कंसेप्ट है, कौन सा एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट और है आपको कि जब हम मतलब फिक्स असेट परचेज करते हैं तो उसमें जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह लगती है वो हम कैपिटलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, और क्यों करेंगे, पहले तो क्यों करेंगे फिर कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट हमने देखा, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ओके, चलिए, तो शैल वी स्टार्ट। आप क्या कहते हैं, पहले कंसेप्ट या पहले क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन या कंसेप्ट? इलस्ट्रेशन और कंसेप्ट। चलिए, इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं फिर से लिख देता हूँ 8470877787। और ये मत समझिएगा यार कि मतलब मैं किसी और की बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं कि यार पिक्चर्स में बना करके डाल रहे हैं, वो मतलब वीडियोज़ ऐसे डाल रहे हैं जैसे कि मतलब आप एक मूवी देख रहे हो। अरे मूवी की चीज़ें तो ऐसी हो जाती, एग्ज़ाम में, लाइफ में आपको मूवी काम नहीं आने वाली है, लाइफ में आपको पढ़ाई काम में आने वाली है। और आपको पढ़ने के लिए लिखना पड़ेगा। द मोर यू राइट, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा डेवलप होती जाएगी, आपके दिमाग में उतने क्वेश्चंस आएंगे। आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो हम आते हैं, बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर किसकी, 10 की। 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। बात करेंगे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 10। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 कौन सा है, ये स्पेसिफिक फॉर है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में बाकी कंसेप्ट्स तो आपको पता ही है, सिर्फ एक दो चीज़ें जो हैं कि एक होता है क्या बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, मेन बता देता हूँ मैं, बाकी मैंने डिटेल में बता रखा है, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और मेन क्या हो सकता है। मेन जो है ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, उसके लिए फिर से मैं एक बार ही बता देता हूँ आपको। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, एक तो इसमें हो सकता है बैंक अकाउंट की ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। दो तरीके से ओपन बैंक अकाउंट हो सकता है। कौन से दो तरीके सर? एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपका कोई और सेविंग अकाउंट था और आपने बिजनेस के लिए सेपरेट अकाउंट खोला, तो वहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, वहाँ पे एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अगर आपका कोई सेपरेट बिजनेस का मतलब सेविंग्स अकाउंट था और सॉरी, और आपने बिजनेस के लिए अलग से अकाउंट खोला, तो कैपिटल क्या करा आपने, बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि आपने कैश डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट खोला, तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आता है
रिसीव्ड पेमेंट डायरेक्टली इनटू बैंक। अब देखिए रिसीव पेमेंट डायरेक्टली इनटू बैंक से क्या मतलब है कि आपका कोई कस्टमर था, आपने किसी को क्या करा था, गुड्स सोल्ड करा था क्रेडिट पे। अब उसने क्या करा, बाद में जाकर के उसने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में NEFT कर दिया। ओके, तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, बैंक को डेबिट करना और उस कस्टमर को क्रेडिट करना है। और इसके अपोजिट वाइस वर्सा का मतलब होता है कि आपने पेमेंट कर दी डायरेक्टली अपने क्रेडिटर को थ्रू योर बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है चेक्स। सर चेक्स का क्या कंसेप्ट है बच्चे? चेक्स के दो कंसेप्ट हैं। एक तो आपको चेक मिला और क्या कहते हैं, आपने क्या करा, सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। चेक मिला आपको, आपने सेम डे बैंक में क्या करा, डिपॉजिट कर दिया। तो वहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे, क्या एंट्री बनेगी वहाँ पे आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, या जिससे भी मिला ABCD पर्सन अकाउंट से कस्टमर से। मैं मान लेता हूँ अभी चेक जो है आपको सेम डे डिपॉजिट आपने कर दिया उसके लिए। और मान लीजिए आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं करा है, आपने क्या करा, आपको चेक 13 तारीख को मिला और आपने चेक 14 तारीख को डिपॉजिट करा। तो 14 तारीख की 13 तारीख की डेट में आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे 13 तारीख की डेट में चेक्स इन हैंड अकाउंट को आप क्या करेंगे, आपने अपने पास चेक रखा हुआ तो डेबिट करेंगे टू क्या करेंगे, टू कस्टमर्स अकाउंट, ये क्रेडिट कर देंगे आप। ठीक है, ये एंट्री आ जाएगी कब, जब आपने चेक सेम डे में डिपॉजिट नहीं करके डिफरेंट डे में चेक डिपॉजिट करा है, वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। और अगर कभी क्वेश्चन साइलेंट है और आगे भी आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और आगे इस चेक के बारे में कोई एंट्री नहीं दे रखी है, मतलब कुछ भी नहीं बता रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, बाकी क्वेश्चन साइलेंट है पूरे क्वेश्चन में, उसके बाद कुछ नहीं दे रखा है, किसी डिफरेंट डेट में ये नहीं बता रखा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर डिफरेंट डे में दे रखा होगा तो वहाँ पे ये ट्रांजेक्शन आ जाएगी। अगर साइलेंट है क्वेश्चन, सिर्फ सिंगल दे रखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन अगेंस्ट क्रेडिट सेल मेड टू हिम फॉर ₹50,000, वहाँ पर डायरेक्टली आप किससे ट्रीट करेंगे, आप ट्रीट करेंगे बैंक अकाउंट से। जब ये चेक आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो एंट्री क्या बनाएंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, चेक्स इन हैंड का अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। सर ये तो चेक तो मान लीजिए ठीक है, ये तो बता रखा आपने। अब देखिए अब एक चीज़ क्या होगी, जो चेक आपने डिपॉजिट करा था बैंक से, वो बैंक क्या हो गया कि जो चेक आपने डिपॉजिट करा वो बैंक से डिज़ॉनर हो गया। मान लीजिए आपने ये चेक डिपॉजिट करा था 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये का ये चेक डिपॉजिट करा था आपने बैंक में। अभी क्या हो गया, चेक क्या हो गया, डिज़ॉनर हो गया। मतलब डिज़ॉनर इन द सेंस कि वो चेक उसने प्रेजेंट करा बैंक में, आपने प्रेजेंट करा पेमेंट के लिए, बट सपोज़ मोहन के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो डिज़ॉनर कब होता है, या फिर उसकी हैंड राइटिंग जो थी, जो उसने सिग्नेचर कर रखा था वो मिसमैच था, या फिर कहीं पे भी चेक पे कट मार्क्स था, या फिर कुछ भी एनी रीजंस, मतलब नाम जो लिखा हुआ था राहुल की जगह पे RAHOOL लिखा हुआ था, तो एनीथिंग, बिकॉज 100 की जगह पे 1000 लिख दिया था। तो किसी भी वजह से अगर चेक में कोई भी एरर आती है, और या मान लीजिए बैलेंस इनसफिशिएंट था, तो चेक क्या होगा, डिज़ॉनर हो गया। अब चेक अगर डिज़ॉनर हो जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे हम, जो हमने एंट्री करी थी उसकी बिल्कुल अपोजिट एंट्री करेंगे। क्या, तो सर हम चेक इन हैंड को वापस से क्या करेंगे, वापस से हम कर देंगे क्या, डेबिट क्रेडिट। अरे बच्चे चेक इन हैंड तो अब रही नहीं है ना, चेक तो आपने डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट को क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे। आप ये मान लेंगे आपने कस्टमर को वापस से पैसे दे दिए। और मान लीजिए चेक अगर डिपॉजिट डिज़ॉनर हो गया तो बैंक क्या करती है, कुछ चार्जेस लेती है। सपोज़ बैंक 200 रुपये आपसे चार्ज ले रही है, तो एंट्री क्या बनाएंगे आप, 2,000 रुपये का चेक था, 200 रुपये बैंक ने आपसे क्या लिए, चार्जेस लिए। एंट्री बनाएंगे आप, कस्टमर को फिर से क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे 2,000 से, बैंक चार्जेस डेबिट करेंगे 200 रुपये से, और टू
बैंक अकाउंट करेंगे आप 2200 रुपये से, क्योंकि आपके बैंक से क्या हो गया, 2200 रुपये जो आपने डेबिट करे थे वो क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो आप लिखेंगे बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ऑन डिसऑनर ऑफ चेक। ठीक है, ओके जी। चलिए, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इन केस ऑफ चेक डिसऑनर, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक। चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। उस केस में एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी जो भी आपको बंदा था, चाहे कस्टमर था, मैं यहाँ पे कस्टमर मान रहा हूँ, कस्टमर्स अकाउंट जो भी था आपका डेटर, वो आप डेबिट कर देंगे। साथ के साथ बैंक ने जो चार्जेस लिए आपसे, आप वो भी डेबिट करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा आपको बैंक अकाउंट। ओके, ये मान लीजिए कितना 2000 रुपये था, ये 200 रुपये और ये 2200 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। आप एंट्री लिख लेंगे, 2200 रुपये है ये, 2200। ओके, चलिए सर नेक्स्ट बैंक में क्या हो सकता है बच्चे, बैंक एनुअली चार्ज लेता है, बैंक मंथली चार्ज लेता है, बैंक आपके अकाउंट टर्न करने का चार्ज लेता है, या फिर बैंक में कभी डिविडेंड रिसीव्ड होता है, कभी इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। तो उस सारे केस में अगर आपके एक्सपेंसेस हुए, मान लीजिए जो आपके खर्चे हैं, बैंक ने अगर आपके अकाउंट को डेबिट करा, डेबिट इन द सेंस कि बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काटे, तो सारे केसेस में आप जो भी एक्सपेंस रहेगा, चाहे वो इंटरेस्ट के पैसे काटे हो, चाहे वो बैंक चार्जेस के पैसे काटे हो, इन सारे चीज़ों को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को करेंगे। और इसके ठीक अपोजिट जब आपके बैंक में कोई डिविडेंड आता है, या फिर इंटरेस्ट आता है, या फिर मिसलेनियस एनी टाइप ऑफ इनकम अगर आपके बैंक में आती है एक्सेप्ट दीज, तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा क्या करेंगे, आप रेस्पेक्टिव अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे, जिस भी अकाउंट में इनकम आई उसको क्रेडिट करेंगे और बैंक को आप डेबिट करेंगे। तो मैं इसको मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स के नाम दूंगा, मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स का नाम दूंगा मैं इसे। ओके, चलिए आप लिख लीजिए, मिसलेनियस ट्रांजेक्शन में एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस कौन कौन सी होगी, एक्सपेंस हो जाएगा मान लीजिए बैंक चार्जेस, पीरियडिक बैंक चार्जेस जो होते हैं वो। इसके अलावा क्या हो सकती है, इसके अलावा हो सकता है आपका इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड। फिर से डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक चार्ज होते हैं, जब आप डीडी बनवाने के लिए जाते हैं तो वो भी बैंक चार्जेस लेता है आपसे, तो वो भी बैंक चार्जेस हो जाता है। मतलब एनी टाइप ऑफ चार्जेस, एनी सॉर्ट ऑफ चार्जेस चार्ज बाय बैंक, दैट इज बेसिकली बैंक चार्जेस एंड दैट इज एक्सपेंसेस फॉर योर बिजनेस। ओके, इनकम क्या क्या हो सकती है, डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव्ड इनटू बैंक, डिविडेंड, देन इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव्ड इनटू बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड, देन आपकी जो सेविंग अकाउंट या फिर एफडी वगैरह होती है उस पर बैंक इंटरेस्ट देती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, वो अलग अलग बैंक के अपने रूल्स हैं, उसके हिसाब से वो क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, चलिए, तो ये सारी चीज़ क्या हो गई, मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स। ये इनकम होगा, इनकम क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और एक्सपेंस रहेगा तो बैंक एक्सपेंसेस डेबिट, अब बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स एक बारी आपको बता दी, फिर से आप ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखेंगे। मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। सॉरी, देखिए मैं इलस्ट्रेशन इसलिए करवा रहा हूँ बेसिकली
इसने सॉल्यूशन तो दे ही रखा है, मतलब बना जर्नल एंट्री तो बना ही रखी है, बट आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं इलस्ट्रेशन करवाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ जाए कि किसको कब डेबिट कर दिया, किसको कब क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इलस्ट्रेशंस में तो क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्रांजेक्शन दे रखी है, उसकी जी जर्नल एंट्री पोस्ट कर रखी है, क्या हो रखी है, इलस्ट्रेशंस में तो सारा कुछ बता ही रखा है, बट फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, रीज़न बीइंग, बताने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो 110% क्लियर हो जाए। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 10, 10 नंबर का इलस्ट्रेशन कौन से पेज पे है, यह आपका पेज नंबर 8.29, पेज नंबर 8.29। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बना लीजिए आप, डेट, देन एक मिनट वो डिस्टर्ब करेगा मुझे, मैं एक काम करता हूँ इसे क्लियर कर देता हूँ, और ये मैं ऊपर लिख देता हूँ 8470877787, और ये है लेक्चर नंबर कौन सा, 12वां लेक्चर है। ओके चलिए ठीक है, डेट, देन डेट के बाद पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो। मेरे बोर्ड पे है तो इसलिए थोड़ी लाइन इधर उधर हो सकती है, बट आप कोशिश कीजिएगा हमेशा लाइन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन आप ड्रॉ करें। देन डेबिट अमाउंट और देन क्रेडिट अमाउंट। ओके चलिए ये हो गया जी, मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया। डेट, particulars, लेजर फोलियो, DR अमाउंट किस में, रुपीज़ में, देन CR अमाउंट किस में, रुपीज़ में। ये DR CR एक्चुअली होता क्या है, DR स्टैंड फॉर डेबिट रिकॉर्ड, किसके लिए, डेबिट रिकॉर्ड, एंड CR स्टैंड फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड, ओके चलिए तो आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पेज नंबर 8.29। आप जर्नल चैप्टर में जितना टाइम लगाएंगे आगे आने वाले टाइम में उतना आपके लिए वो इजी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन से। पहला, साहिल इंट्रोड्यूस कैश एज ए कैपिटल एंड गिव अ चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। मैंने बताया था ना, एक तो उसने कैश दिया, दूसरा क्या करा, सेविंग अकाउंट से चेक दिया। तो एक तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट, एक जगह कैश टू कैपिटल, एक बैंक टू कैपिटल, लेकिन ये दो ट्रांजेक्शन्स, दो अकाउंट इन्वॉल्व है, तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या कहलाएगी, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाएगी। तो हम सबसे पहले ईयर लिख लेंगे 2020। अब ये अप्रैल 1, क्या ये अप्रैल 1। साहिल इंट्रोड्यूस कैश एज ए कैपिटल, तो कैश बिजनेस में आएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड बैंक पे चेक भी ला रही है, बैंक अकाउंट। अभी क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये मैंने आपको बता रखा है। कैश मेरा असेट, बैंक मेरा असेट, दोनों बढ़ रहा है तो डेबिट, कैपिटल मेरे कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, कितने से, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ये आपको क्लियर हो गया, कितने से, ये हो गया 1 लाख से, ये हो गया आपको 10 लाख से, ये टोटल हो गया 11 लाख हो गए। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है ये परचेज गुड्स अगेंस्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख अगेंस्ट चेक अवेलिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब कह रहा है कि अगेंस्ट आपने चेक गुड्स परचेज करा है, तो मतलब आपने क्या करा होगा, आपने चेक पेमेंट करी हो, क्या करा होगा,
चेक से पेमेंट करी होगी। जब चेक से आप पेमेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। आप नरेशन लिख लीजिएगा, नरेशन लिखना कभी मत भूलिएगा। ये है आपको अप्रैल 2 APR 2 क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से बच्चे, देखिए कितना का था, 1 लाख का था और 10% ट्रेड डिस्काउंट अवेल करा। ट्रेड डिस्काउंट का मैंने पहले ही बताया था, कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हम, तो 1 लाख माइनस 10% दैट कम्स टू 90,000। तो परचेज मेरा कितने से हो गया, 90,000 से मेरा परचेज हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका इशूड चेक एज ए एडवांस फॉर मशीनरी। कौन सा, अप्रैल 2 में ही, अप्रैल 2 में ही इशूड चेक इशू करा एडवांस फॉर मशीनरी के लिए। मतलब मशीनरी अभी नहीं आ रही, मशीनरी बाद में आएगी। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ। जब भी मैं किसी को एडवांस दूंगा ना, तो हमेशा मैं वहाँ पे लिख दूंगा एडवांस फॉर मशीनरी। अगर मान लीजिए मैं परचेज के लिए एडवांस दे रहा हूँ तो एडवांस फॉर परचेजेस, किसी भी चीज़ के लिए अगर मैं एडवांस फॉर फर्नीचर, अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए एडवांस दूंगा तो एडवांस क्या हो जाएगा, एक टाइप का मेरे लिए असेट रहेगा हमेशा, ठीक है। और 2 चेक दिया है तो क्या इसमें बैंक से, ठीक है। तो एंट्री मेरी क्या आ जाएगी, एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट, एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट। कितना एडवांस दिया है, एडवांस दिया आपको 1 लाख। ओके, ये हो गया एडवांस फॉर मशीनरी। आप नरेशन सबके साथ लिखिएगा, देन परचेजेस गुड्स ऑफ 2 लाख लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट पेड इमीडिएटली अवेलिंग कैश डिस्काउंट। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है आपको कि परचेजेस जो है मैंने क्या करा, 25% ट्रेड डिस्काउंट पे मैंने परचेज करा और उसको इमीडिएटली पे कर दिया। अब यहाँ पे इमीडिएटली जो पे कर रहा है, ये इन्होंने नहीं बताया है कि ये कैश से पे कर रहा है या फिर बैंक से पे कर रहा है। ओके, चलिए सॉरी, ये थोड़ी सी मतलब मौसम के उससे होने की वजह से सर्दी हो रखी है। तो जो मेरी एंट्री आ जाएगी, क्या एंट्री आएगी मेरी एंट्री आएगी आप बताइए क्या एंट्री आएगी। एक तो मैंने क्या करा है, परचेज करा है, तो एक तो परचेज अकाउंट आ गया 25% ट्रेड डिस्काउंट से, तो पहले आप वो लेस कर देंगे। तो परचेज आपका कितने से आ जाएगा, परचेज तो आपका 100% परचेज बुक होगा। मतलब परचेज अकाउंट 2 लाख का 25% 50,000 रुपये, तो परचेज आपका बुक हो जाएगा 1,50,000 से। अब आपने पेमेंट करी है इमीडिएटली, मतलब साथ के साथ ही आपने पेमेंट कर दी। बाद में पेमेंट करते तो भी और साथ के साथ कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, इमीडिएटली पेमेंट का मतलब कि आपको 2% एडिशनल कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब 3,000 रुपये, 1.5 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 1.5 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 1.5 लाख का 2% 1,50,000, तो 1,500 रुपये। 1,500 रुपये मल्टीप्लाइड बाई कितना, 2% तो 3,000, तो 2% कैश डिस्काउंट आपको मिला है। तो डिस्काउंट जब आपको मिलेगा तो आपके लिए वो इनकम है। क्या है, इनकम है। तो एंट्री बनाएंगे आप, डेट है ये कौन सी है, अप्रैल 3, APR 3 अप्रैल 3 में आप एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे एंट्री, परचेजेस तो आप 100% से परचेजेस अकाउंट डेबिट टू
किसमें नहीं बताना, कैश या फिर बैंक, कैश या फिर बैंक अकाउंट, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेज मेरा 1,50,000 से डेबिट हो जाएगा और ये मेरा 1,47,000 से और ये 3,000 से। ओके, चलिए ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक। अब देखिए सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक, अब यहाँ पे सीधा ले रखा है सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक। चेक से मैंने राकेश को माल बेचा, मतलब बैंक चेक मेरे पास आया। अब आगे देखिए कहीं पे भी दे रखा है क्या, जो मेरा चेक राकेश से आया था वो कभी आगे दे रखा है कि मैंने डिपॉजिट करा बैंक में, डिफरेंट डेट में नहीं दे रखा है, तो मैं मानूंगा सेम डेट में ही डिपॉजिट हो रखा है। और सेम डेट में डिपॉजिट हो रखा है तो एंट्री मेरी क्या आ जाएगी, एंट्री मेरी आ जाएगी, देखिए क्या एंट्री मेरी आ जाएगी, ये एंट्री मेरी आ जाएगी कौन सा, अप्रैल 7, APR 7 को है ना, ये APR 7 को सोल्ड गुड्स राकेश अगेंस्ट चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना 50,000 एंड 50,000। ओके, नेक्स्ट नरेशन लिखना मत भूलिएगा आप। सोल्ड गुड्स टू रमन लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब रमन को मैंने माल बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। ओके, 10 तारीख APR 10 क्या, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का मैंने माल बेचा है, 25,000 रुपये का 10% ट्रेड डिस्काउंट, 25,000 का 10% 2,500, तो कितना हो गया 22,500, 22,500 रुपये, 22,500। ओके जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका रिसीव चेक फ्रॉम रमन एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। अब एक तो मैंने 22,500 पे पहले क्या करा था, माल बेचा था इसको 22,500 पे। अब मुझे चेक मिला और उस चेक के बारे में कुछ बता रखा है, डिपॉजिट इनटू बैंक दे रखा है डिफरेंट डेट में, मतलब मेरे पास 14 तारीख को चेक आया, मैंने 16 तारीख को डिपॉजिट करा, तो मेरे पास चेक क्या है फिलहाल, चेक इन हैंड है, तुरंत मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है, तो एंट्री मेरी क्या बन जाएगी। और उसको मैंने डिस्काउंट क्या करा है, अलाउ करा है, कितना 2%, 22,500 का 2% कितना होगा 450 रुपये। APR कौन सी डेट में था ये, APR 14 को मेरे पास क्या आया, चेक आया, तो मैं एंट्री बनाऊंगा चेक्स, क्योंकि सेम डे मैंने डिपॉजिट नहीं करा है, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट में डालूंगा मैं इसे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट एंड टू क्या, टू रमन, नहीं पहले डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड टू रमन अकाउंट। कितने से, रमन अकाउंट को तो 100% 22,500 में क्या कर दूंगा, 22,500 से मैं कर दूंगा इसको क्रेडिट, और इसको मैंने 2% का क्या अलाउ करा, कैश डिस्काउंट अलाउ करा है। तो कैश डिस्काउंट जो मैंने अलाउ करा, कितना कैश डिस्काउंट अलाउ करा है, 450, इतना ही करा है, 2% यही होता है ना। ओके, और चेक्स इन हैंड कितनी से आ जाएगा, 22,050 रुपये का चेक मिलेगा मुझे इससे। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सॉरी यार, ये पता नहीं क्या हो रखा, खांसी ठीक ही नहीं होनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है ये,
हाँ, नेक्स्ट APR 16 को मैंने क्या करा, वो चेक जो मुझे मेरे पास आया था मैंने डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने से? 22,050 रुपये का चेक था, 22,050, 22,050, 22,050 का चेक था ये। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको क्या हुआ, नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम रमन वाज डिसऑनर्ड। अब क्या हुआ, जो रमन से मुझे चेक मिला था, जब मैं डिसऑनर की बात कर रहा था, वो क्या होगा, उसकी पेमेंट नहीं हो पाई, रीज़न कुछ भी हो तो उसकी पेमेंट क्या होगा, ये नहीं हो पाई है। ओके तो जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था आपको, और बैंक चार्जेस 200 रुपये के चार्ज हुए हैं। ये कौन सी डेट में हुआ है, ये हुआ है अप्रैल 20 में। APR 20 में हुआ ये क्या, फिर से रमन को क्या करूँगा मैं, रमन को वापस से डेबिट कर दूँगा, कितने से, जितने का उसने चेक दिया था। तो रमन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो मेरे बैंक चार्जेस लगे हैं, बैंक चार्जेस भी मेरे क्या हो जाएंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट, ये भी मेरे डेबिट हो जाएंगे। और टू क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, कितने से, 22,050 रुपये का चेक था, 22,050, ओके, 200 बैंक चार्जेस, तो 22,250 से ये बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत अभी तक बताइए, कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल बाय बैंक ड्राफ्ट एंड पेड बैंक चार्जेस ऑफ 100। देखिए, अब मैंने बताया था ना, जब हम बैंक ड्राफ्ट मतलब बनवाने के DD बनवाने के लिए जाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, तो क्या होता है, बैंक हमसे चार्जेस लेता है। क्या लेता है बैंक हमसे, बैंक हमसे चार्जेस लेता है। अब देखिए, हम किसका हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम साहिल के लिए नरेशन वो बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज हम किसकी बना रहे हैं, साहिल के लिए बना रहे हैं। LIC प्रीमियम किसकी पे करी, साहिल की पे करी, बिजनेस की के लिए तो पे करी नहीं है। तो एक टाइप का क्या है, ये ड्राइंग्स ही तो है, पर्सनल से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, अगर मैं बिजनेस के अकाउंट से करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ड्राइंग्स हो जाएगा। तो एंट्री मेरी क्या आ जाएगी, अप्रैल 25 को, APR 25 को मेरी एंट्री आ जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस भी 100 रुपये हैं, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या, टू बैंक अकाउंट। कितना जी, ये 10,000, ये 100, 10,000, ये 100, और ये 10,100 से बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट बच्चे, अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट, कितना, 5 लाख रुपए का FD करवाया मैंने अप्रैल 30 को। FD मेरे लिए क्या है, एक टाइप का, क्या है मेरे लिए, एक टाइप का मेरे लिए असेट है। उससे क्या होगा, मुझे फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, अब इसमें मैं बताता हूँ एक चीज़, अगर मान लीजिए यहाँ पे FD दे रखी होती, या आगे के लिए बता रहा हूँ, आगे आपकी लाइफ में काम आने वाला है ये चीज़ें लाइफ में काम आने वाली हैं, ठीक है। कैसे, FD करवाई मैंने 5 लाख रुपए की, ओके, हाँ जी। अब जो मैंने FD करवाई है, FD जो मैंने करवाई है 5 लाख रुपए की, वो मान लीजिए 7% FD थी, 6 महीने के बाद मैच्योर होने वाली थी। तो जब आप क्या कहते हैं, मान लीजिए आपने 1 जनवरी को FD करवाई, जो कि 30 जून को मैच्योर होगी। जब आप 31 मार्च में आएंगे, आपको जब अपनी बुक्स क्लोज करनी पड़ेगी, तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट अक्रूड दिखाना पड़ेगा। और रिसीव नहीं हुआ इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट अक्रूड रहेगा वो। जैसे जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाएंगे, तो वो करोड़ों में FD करवाते हैं,
तो अगर वो ऐसे छोड़ देंगे, अगर वो क्या करेंगे ऐसे, वो एक टाइप का क्या है, वो नोशनल इनकम होती है, अगर वो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वैल्यू तो पता ही नहीं चलेगी आज की डेट में एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 5,000 करोड़ की एफडी करवा रखी है, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैंने 5,000 करोड़ की एफडी करवा रखी है। अब मैंने जो 5,000 करोड़ की एफडी करवा रखी है 1 जनवरी को 6 महीने के लिए, 31 मार्च को तो मुझे नोशनल इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा ना। ऑल्दो मुझे मिलेगा इंटरेस्ट 30 जून को जा करके, लेकिन जब भी अगर मान लीजिए मेरी मंथली बैलेंस शीट या फिर पीएनएल या फिर एमआईएस बनता है, मेरा एमआईएस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, वो रिपोर्टिंग जब हम मैनेजमेंट को करते हैं ना, मंथली रिपोर्टिंग होती है तो उसको हम एमआईएस कहते हैं। तो जब आप बड़ी कंपनीज में जाएंगे फ्यूचर में, तो आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। मंथली रिपोर्ट में आपको ये भी नोशनल इंटरेस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि मैनेजमेंट को सही फिगर दिख सके। और ये सारी चीज़ें जो हैं हिडन होती हैं, ये कहीं पे भी लिखी नहीं होती, ये आपको खुद का दिमाग लगाना होता है। चलिए बच्चों, बाकी रेस्ट चॉइस इज योर्स, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। आई एम हैविंग नो कमेंट्स। हमेशा कॉल बच्चों का ही होता है। बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगी। मैंने पहले ही बताया है, मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको वो 110% आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर फिर भी 0.0001% का डाउट अगर आपके मन में आता है, देन मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड। देन APR 30, बैक टू क्वेश्चन। APR 30 क्या, फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि मैं बताऊँ, मेरा एक क्लाइंट था, फॉरेन कंपनी थी, उसके मंथली कितने, वो 10,000 अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ की उनकी एफडी चलती रहती थी। वो सिक्योरिटी वगैरह लेते थे, वो मतलब शिपिंग माइनिंग कंपनी थी वो, मतलब शिप वगैरह पे लोगों को भेजते थे, वो शिपिंग बिजनेस में थी, वो शिपिंग में लोगों की हायरिंग वगैरह करते थे, वो जो शिप पे लोग जाते हैं ना उनके हायरिंग। तो बहुत मोटा मोटा डिपॉजिट लेते हैं वो, तो जो मोटा मोटा डिपॉजिट लेते हैं वो, उसको वो क्या करती थी, एफडी करवा देती थी। तो 5-5 हज़ार करोड़ की एफडी रहती थी, और वो एफडी हमेशा क्या होती थी, मंथली एमआईएस देना होता था, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती थी। 7% की एफडी है, 6% की एफडी है, तो हर महीने इंटरेस्ट अक्रू करके दिखाना पड़ता था। एक सेपरेट एफडी का एक्सेल बना के रखनी होती थी, तो जिसमें किसी भी कहीं पे भी सेपरेट रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एफडी का रखना होता था। खैर, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की एफडी है, 5 लाख की। ओके, चलिए ठीक है, ये पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। थैंक यू सो मच, पढ़िए ध्यान लगा करके। क्वेश्चन नंबर 11 आप ट्राई करेंगे क्या? 11 आप ट्राई कीजिए, कुछ दिक्कत आए तो फिर पूछिएगा, क्योंकि 11 में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चेक परचेज, कैश परचेज करा, ट्रेड डिस्काउंट मिला, दिया, ठीक है। प्रसाद एंड कंपनी, चेक ट्रेड डिस्काउंट मैक्सिमम, इसमें पेमेंट मेड बाय बैंक चार्जेस, डिस्काउंट इमीडिएटली, बैंक चार्जेस तो आपको पता ही है, बैंक चार्ज क्रेडिट में इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन अकाउंट पेमेंट करिए तो प्रभात एंड कंपनी को आप डेबिट कर देंगे। मेड टू टर्म्स, अब देखिए कहीं पे अगर आपको टर्म्स दे रखी है ना कि पैसे 7 दिन ही मिलेंगे, पैसे 10 दिन ही मिलेंगे, तो जो ट्रांजेक्शन डेट है उस पर दिमाग रख लीजिएगा आप। मान लीजिए ट्रांजेक्शन डेट क्या है, ट्रांजेक्शन की डेट क्या है, मान लीजिए 2 तारीख है, ट्रांजेक्शन डेट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 तारीख है। अब पेमेंट लिखी हुई है कि अगर 7 दिन में मिलेगा तो 5% डिस्काउंट विदिन 7 डेज। विदिन 7 डेज का मतलब 7 दिन के अंदर, तो 2-7-9 तारीख तक अगर मिलेगा तो मुझे 5% का डिस्काउंट मिलेगा विदिन 7 डेज। यहीं पे विदिन 20 डेज लिखा हो कहीं पे, विदिन 20 मतलब 20 दिन के अंदर। इसका मतलब 22 तारीख तक अगर मुझे पैसा मिलेगा, 22 तक अगर मुझे पैसा मिल जाएगा
कब के बाद, 9 तारीख के बाद, फ्रॉम 9 टू मतलब 10 to 22 अगर मुझे पैसा मिलेगा तो 2% का डिस्काउंट मैं अलाउ करूँगा, या फिर अगर मैं किसी को दूंगा तो मुझे मिलेगा। और यहीं पर अगर कोई क्वेश्चन लिखा हो कि अगर आपने मान लीजिए पेमेंट बाई किसी डेट तक करी, मतलब उस डेट के भीतर आपको पेमेंट करनी है, बाई मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को हुई, लिखा हुआ है कि अगर आप बाई 10 तक पेमेंट करोगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 10 तारीख तक, और उसके बाद लिखा हुआ अगर आप एंड बियॉन्ड दैट अब बाई 30th तक करोगे तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बियॉन्ड दैट मतलब 10 तारीख के बाद और 30 तारीख से पहले। तो इसमें आज सच मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कुछ स्पेशल, लेट्स सी क्या है। और इसमें सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट ये आप बना ही सकते हैं। सेटलमेंट अकाउंट का करंट का अकाउंट बना लीजिएगा, देखिएगा कितना उसको पैसा देना है लेना है। हाँ देखिए, अब कहीं पे क्या होगा, आपको डिस्काउंट स्पेसिफिक बता नहीं रखा होगा। आपको मान लीजिए आपने किसी क्या करा, 50,000 का माल बेचा, ठीक है, आपने 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो अब उसके पास ड्यू कितना रह गया, 45,000 रुपये। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको कि मैंने जो मोहन, मान लीजिए मोहन बंदा था जिसको मैंने 50,000 का लिस्ट प्राइस पे माल दिया था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, अब 10% ट्रेड डिस्काउंट पे क्या हो गया, 45,000 उसकी गुड्स की सेल्स होगी मेरी। अब दे रखा है कि उससे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि उससे मुझे जो है फुल एंड फाइनल पेमेंट मिली। कहीं पे फुल एंड फाइनल लिखा होगा, कहीं पे सेटलमेंट लिखा होगा, मतलब वो अपना अकाउंट क्लोज कर रहा है। वो फुल एंड फाइनल जो भी पेमेंट है वो दे करके अपना अकाउंट क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। सर कैसे क्लोज कर रहा है वो अकाउंट? वो अकाउंट ऐसे क्लोज कर रहा है बच्चे कि मान लीजिए कि जो उसके पास कितना था, उसके पास फॉर एन एग्जाम्पल 50,000 था, 45,000 रह गया उसके पास, देन उसने 40,000 की पेमेंट करी, तो जो 5,000 उसने पेमेंट नहीं करा वो क्या ट्रीट हो जाएगा, वो डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जब आप किसी को पेमेंट करेंगे सेटलमेंट करने के लिए, सेटलमेंट का मतलब ही होता है बेसिकली कि अकाउंट क्लोज करना। जो मेरा और आपका अकाउंट है वो सेटल करके बात ख़त्म कीजिए। मैं मान लूँगा कि 100% मैंने पैसे दे दिए और आप मान लेंगे आपके पास पैसे 100% आ गए। अगर कोई मुझे देने वाला है पैसा तो मैं मान लूँगा कि मेरे पास 100% पैसा आ गया, और जो सामने वाला है वो मान लेगा कि उसने मुझे 100% पेमेंट कर दी। तो इसी को सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अगर कोई भी गैप रहेगा सेटलमेंट में तो उसको मैं किससे डिनोट करूँगा? अगर मैं कोई गैप रहेगा, अगर मुझे कोई पैसा दे रहा है तो डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, अगर मैंने किसी को सेटलमेंट में पैसा दिया तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, चलिए बहुत अच्छा, आपको ये पता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको बैंक चार्ज इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए यहाँ पे अप्रैल 25 को देखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर गुड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा गुड्स के लिए, मतलब मैंने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है। इंश्योर्ड करेंगे ना गुड्स को, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आए, जो मैंने आपको बताया था ना, थेफ्ट हो गया या फिर लॉस हो गया या फिर एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स को इंश्योर्ड कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस मेरे लिए क्या है? इंश्योरेंस जो प्रीमियम पर पे कर रहा हूँ बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, वो मेरे लिए एक टाइप का एक्सपेंस है। अगर वो मेरे लिए एक टाइप का एक्सपेंस है तो मैं क्या करूँगा, एक्सपेंस को डेबिट करूँगा, और जिस भी मोड से मैंने पेमेंट करी होगी उसको मैं क्रेडिट करूँगा। रीज़न बीइंग एक्सपेंस बढ़ेगा और मेरा जो असेट है वो कम होगा। नेक्स्ट, पेड सैलरीज टू स्टाफ बाय चेक। ये तो पता ही आपको, चेक से पेमेंट करी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। देन हम बात कर रहे हैं किसकी? अब क्वेश्चन नंबर 12 की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में जो गुड्स के बाहर जाने की बात करी गई है, इसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस टू लेक्चर नंबर 10 में मैंने कम्प्लीटली बता रखा है कि किस किस केस में गुड्स बाहर जाएगा और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा और क्यों आएगा, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम।
डेबिट रहने देता हूँ मैं। आई होप कि ट्रांजेक्शन जो है वो 2020 की ही होंगी। चलिए परफॉर्म बनाइए जल्दी जल्दी, कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करना सीखिए आप, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, गलती मत करना जल्दी करने के चक्कर में। एक्यूरेसी के साथ स्पीड बढ़ानी है, मतलब अगर कोई बात नहीं, अगर एक क्वेश्चन बनाने में 1 घंटे का भी टाइम लग रहा है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी के साथ क्या करनी है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है कि 100% एक्यूरेसी भी हो, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहे आपका, और साथ के साथ आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी रहे। चलिए ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके ओके, ये सारी चीज़ें ओके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर हम देख रहे हैं 12, और ये है आपको पेज नंबर किस पे, 8.33 पे, 8.33 पे। हमेशा मैंने बोला है जब भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप, साथ के साथ आप पेज नंबर लिखेंगे 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 लिखेंगे। ओके चलिए शैल वी स्टार्ट। ओके, कैश विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉ करा बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई विड्रॉ करेगा तो उसको किससे ट्रीट करेंगे, हम उसको ड्राइंग से ट्रीट करेंगे। तो ड्राइंग्स मेरा डेबिट हो जाएगा, कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, रीजन बीइंग का एसेट कम हो रहा है, और ड्राइंग्स कैपिटल भी मेरा क्या हो रहा है ड्राइंग्स का सीधा रिलेशन है कैपिटल से, कैपिटल मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको मैं क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा। ओके चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें डेट वगैरह नहीं दे रखी है तो हम मान के चलते हैं 1। कैश विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग्स क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, किस में विड्रॉ करा है, कैश अकाउंट, कितना, 2000 रुपये, 2000, 2000 रुपये, 2000 रुपये। ओके, दूसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फॉर 5000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। 5000 रुपये का जो गुड्स था वो प्रोप्राइटर ने क्या करा, पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया। तो पर्सनल यूज़ के लिए ले ली, अगर ले भी लिया, क्या था, परचेज करा हुआ था, वो पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, तो पहला इम्पैक्ट किस पे आएगा, पहला इम्पैक्ट ड्राइंग्स पे आएगा। ओके, कैपिटल क्योंकि वो कम करेगा तो ड्राइंग्स को मैं डेबिट कर दूंगा। दूसरा इम्पैक्ट परचेजेस पे आएगा, क्योंकि मैंने बिजनेस के लिए वो गुड्स परचेज करा था, मुझे परचेज की कॉस्ट से उसको कम करना पड़ेगा। ओके सर, हमें ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बच्चा, आपको सब समझ में आता है, मुझे पता है। तो फिर एंट्री आ जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। इम्पैक्ट ये किस पे डाल रहा है, ये परचेजेस पे डाल रहा है, कितना, 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़। अरे मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना क्लास के अंदर, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि मतलब दैट इज़ मोर देन इनफ। जो क्वेश्चंस मैं देता हूँ होमवर्क के लिए वो प्लीज़ ट्राई कीजिए आप, अगर कुछ डाउट आता है तो आप प्लीज़ पूछिए मेरे से। देन नेक्स्ट 200 ड्यू फ्रॉम हरी आर बैड डेट्स। 200 रुपये हरी से ड्यू थे, वो बैड डेट्स हो गए। एंट्री बताइए जल्दी से, कौन सा अकाउंट, बैड डेट्स। बैड डेट्स को मैं क्या ट्रीट करता हूँ, एज ए एक्सपेंस। बैड डेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। देन टू किससे बैड डेट्स हो गया, हरी से, हरी अकाउंट 200 एंड 200। ओके जी, नेक्स्ट है आपका गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ ₹3000 परचेज कॉस्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब गुड्स जो था वो अनइंश्योर्ड था, इंश्योर्ड अगर होता तो इंश्योरेंस कंपनी से हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते हैं। अब क्या था, गुड्स अनइंश्योर्ड मतलब इंश्योर्ड नहीं करवा रखा था, तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया, किससे, फायर से। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्यों, एक टाइप का, क्योंकि मेरे लिए लॉस है, लॉस एक्सपेंस नेचर बढ़ रहा है तो डेबिट करूंगा। और दूसरा क्या, गुड्स बेसिकली किस पे इम्पैक्ट डालेगा, परचेजेस पे। क्यों, क्योंकि मैंने जो गुड्स परचेज करके लाया था वही तो मुझे रीसेल करना था। असेट तो मेरा जला नहीं है, तो अगर क्योंकि मैं असेट को क्रेडिट करूँ तो मैं किसको क्रेडिट करूँगा, मैं परचेज को क्रेडिट करूँगा और लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करूँगा। ओके
चौथा है आपका, तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट। क्या हो जाएगी एंट्री? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एंड टू कौन सा अकाउंट? टू परचेजेस अकाउंट, है ना जी? हाँ जी सर, बिल्कुल, टू परचेजेस अकाउंट। कितने का गुड्स था? 3000 रुपये का, 3000 का गुड्स था। चलिए जल्दी से ये नोट कीजिए आप, नरेशन सब में लिखिएगा आप। देन चौथा है गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज्ड बाय फायर इंश्योरेंस एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800 चेक रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए यहाँ पे ये चेक रिसीव्ड करके साइलेंट है क्वेश्चन, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले तो जो लॉस बाय फायर है वो बुक करूँगा, फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम फाइल करूँगा, फिर जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, मैं उसकी एंट्री करूँगा। तो यहाँ पे 3 एंट्री आ जाएगी, और अगर आप मर्ज करके करना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री आएगी। क्या आप इंश्योरेंस अकाउंट को बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिए आप, किससे, कितने से, जितने का आपका 800 रुपये से, 800 आपके पास पैसे आए तो 800 रुपये से डेबिट कीजिए, लॉस बाय फायर अकाउंट को 200 रुपये से डेबिट कीजिए, और 2 किसकी कीजिए, 2 परचेजेस कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी को अगर आपको रोल को बीच में नहीं लाना है, क्योंकि वैसे भी डेबिट क्रेडिट होकर के इंश्योरेंस कंपनी ख़त्म हो जानी है, तो आप ये कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, बट अभी आप पूरी एंट्री कीजिए। ओके जी, चलिए सर, वेरी गुड, आपने बता दिया, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ बिल्कुल बच्चा, आप ऐसा ही कीजिए, वो मैंने बता दिया है, लेकिन अभी आप लिख के पूरी एंट्रीज क्या कीजिए, आप आधा अधूरा कुछ भी काम मत कीजिए। ओके जी, चलिए क्वेश्चन है मेरा, क्या क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन? गुड्स कॉस्टिंग 1000। सबसे पहले तो मैं क्या एंट्री करूँगा, ये ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी है, 5वीं नंबर की ट्रांजैक्शन है, तो लॉस बाय फायर ही हो गया ना, फायर, हाँ, तो लॉस बाय फायर अकाउंट क्या करूँगा मैं, डेबिट, कितने से, 1000 से। इम्पैक्ट मैंने 1000 रुपीज़ परचेजेस पे डाल दिया, टू परचेजेस अकाउंट बीइंग गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 लॉस्ट बाय फायर। देन दूसरी एंट्री मेरी क्या आ जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने की, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, कितने से, 1000 रुपये का मैंने इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर दिया, बट इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 800 रुपये ही दिए, तो एंट्री मेरी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से लॉस बाय फायर अकाउंट, रिमेनिंग कितने से, ये 800 और ये 200, और 2 किससे पैसे आए, इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1000। ठीक है, तो ये आप 3 एंट्री लिखेंगे। सर आप एक एंट्री बता रहे थे बच्चे, एक एंट्री इसलिए बता रहा था, ये देखिए आप यहाँ पे और यहाँ पे आप देखिए, ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो ये आपस में सेटअप हो जाएगा। ओके, अल्टीमेटली क्या बचेगा, बैंक अकाउंट एंड लॉस बाय फायर अकाउंट, कितने से, 200 रुपये से, और 2 परचेजेस, यहाँ से लॉस बाय फायर ये सेटअप हो गया। तो मेनली एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, अगर एक एंट्री बनाना चाहते हैं आप, तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एंड 2 इंश्योरेंस कंपनी, 2 परचेजेस अकाउंट 1000। चलिए नेक्स्ट क्या है ट्रांजेक्शन,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मेरा गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस 600 रुपये। देखिए जब मैं गुड्स कॉस्टिंग चैरिटी पे दूंगा तो ये सारी जितनी भी एंट्रीज होंगी, क्योंकि सेल्स तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो हमेशा ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी। तो एंट्री मेरी क्या बन जाएगी, छठी एंट्री, चैरिटी या फिर डोनेशन अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कौन सा गुड्स था मेरा, परचेज किया हुआ गुड्स था, टू परचेजेस अकाउंट। कितने से, 500 से। सर 600, अरे नहीं बाबू 600 नहीं, सेल थोड़ी कर रहा हूँ मैं, ये तो मेरे लिए एक टाइप का एक्सपेंस है ना, कॉस्ट मेरी कम हो रही परचेजेस की, जितनी कॉस्टिंग की वैल्यू गुड्स थी उतना ही। देन एक लास्ट है, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5000, दी प्रोसीड्स फॉर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। अच्छा अब देखिए, हाउस होल्ड फर्नीचर मैंने बेच दिया और उसके प्रोसीड्स को बिजनेस में इन्वेस्ट करा। पहली चीज़, हाउस होल्ड फर्नीचर का मतलब जो मैंने मान लीजिए हाउस होल्ड फर्नीचर बेच दिया तो उसकी एंट्री करूँगा क्या अपने बुक्स में मैं? अगर मैं करूँगा तो हाउस होल्ड फर्नीचर तो मेरे बुक्स में कहीं भी था ही नहीं, तो उसकी एंट्री तो मैं करूँगा नहीं, उसकी एंट्री तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे बुक्स में कभी था ही, रिकॉर्डेड नहीं था, तो मैं कैसे सेल कर सकता हूँ उसको? जब कोई चीज़ मेरे बिजनेस में है ही नहीं तो मैं उसे सेल कैसे करूँगा? कर सकता हूँ क्या सेल? नहीं सर, उसको सेल नहीं कर सकते। तो बच्चों जो 5000 रुपया है वो मैंने बिजनेस में वापस से री इन्वेस्ट कर दिया। तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एंट्री मेरी क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, 5000 रुपीज़ से। देखिए आपको रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीज़न नहीं समझेंगे, सिर्फ रट्टा मारेंगे, इस हर एक चीज़ का लॉजिक आपको नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिमाग में क्वेश्चंस लाइए। आप जितना लिखेंगे, जितनी बार आप क्वेश्चंस बनाएंगे, उतने आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इसीलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मन लगा के पढ़िए। कौन सा नंबर ट्रांजेक्शन है? 7वां नंबर। जो मेरा कैश आया, कैश अकाउंट क्या करूँगा मैं? डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने से? 5000 से। फिर से बता देता हूँ मैं, हाउस होल्ड फर्नीचर की एंट्री मैं अपने बुक्स में इसलिए नहीं करूँगा, हाउस होल्ड फर्नीचर की एंट्री में इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे बुक्स में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। अगर ऐसा होता कि मैं पहले हाउस होल्ड फर्नीचर बिजनेस में लेकर के आया, ठीक है, उसको मैंने पहले बिजनेस का असेट बनाया, तो मैं एंट्री क्या करता? 4000 रुपये की मान लीजिए मैंने बिजनेस में लेकर के आया, तो मैं एंट्री क्या करता? हाउस होल्ड मतलब फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करता टू कैपिटल अकाउंट, जो मैं लेकर के आया बिजनेस में, इंट्रोड्यूस करा, तो 4000 से हो जाता वो। और देन अगर कभी वो सेल होता तो वापस से फिर तो वो सेल ऑफ फिक्स असेट्स में आ जाता, असेट्स है मेरा, तो उसकी ट्रांजेक्शन दूसरे टाइप से हो जाती। तो मुझे पहले कभी भी अगर कोई भी चीज़ हाउस होल्ड बेच करके वो पैसे मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे बिजनेस में एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले, इन दैट केस क्या होगा बच्चों? इन दैट केस कोई एंट्री, जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। चलिए ठीक है, ओके जी, ये हो गया आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 2 छोटे छोटे कंसेप्ट है, कवर कर लिया। कितना टाइम हो रहा है? 1 घंटे हो चुके होंगे आई थिंक सो। कितना हो गया टाइम? चलिए कोई नहीं, कंसेप्ट 2 कंसेप्ट्स हैं, सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड जो मैंने पहले बताया था कि इंस्टॉलेशन वगैरह खर्चे जो होते हैं वो आपको कैपिटल एसेट में ऐड ऑन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार देखते हैं अभी तक आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास हमने स्टार्ट करी, पहले हमने देखा अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फिर हमने 3 इलस्ट्रेशंस करे बेसिकली। वो 12वां नंबर भी मैंने करवाई दिया, मतलब सॉरी 11वां नंबर भी, 10, 11, 12। ठीक है, फिर मैंने आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन अच्छे से बहुत डिटेल में बताई कि कब कौन सी ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में बताया कि डिस्काउंट में अगर टाइम गैप दे रखा है तो आपको किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। ट्रेड डिस्काउंट का मैंने पहले भी बता रखा, आज फिर से बता रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट नोट कर लीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड क्या होगा? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन किसी ने मुझे चेक से पेमेंट करा है और वो चेक मैं सेम डे डिपॉजिट नहीं कर रहा हूँ और क्वेश्चंस
में दे रखा है कि किसी अदर डे में चेक डिपॉजिट करा हुआ है, तो क्या करूँगा मैं, फिर इनकी उस केस में मैं क्या करूँगा, चेक को मैं चेक इन हैंड ट्रीट करूँगा। जिस स्टेट में डिपॉजिट करूँगा उस स्टेट में चेक इन हैंड डेबिट हो जाएगा और मेरा बैंक चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा और मेरा बैंक डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर सेम सिचुएशन किसी ने मुझे चेक दिया बट क्वेश्चन साइलेंट है, उसके आगे भी कुछ नहीं बता रखा है कि चेक जो मिला है वो मैंने डिपॉजिट करा है नहीं डिपॉजिट करा है, तो मैं उसको क्या ट्रीट करूँगा, मैं उसको ट्रीट करूँगा क्या, उसको मैं ट्रीट करूँगा कि हमें सेम डे ही चेक डिपॉजिट हो गया। फिर हमने देखा कि ये जो पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें निकालते हैं, चैरिटी, डोनेशन, बिजनेस प्रमोशंस, ये सब जो मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर्स में, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 वो सॉल्व करा हमने। देन बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करा। 11 आपका होमवर्क है, 11 में मैंने मैक्सिमम कंसेप्ट बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैंने आपको एक और कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि फुल एंड फाइनल पेमेंट। अगर आप किसी सेटल करते हैं या फिर कोई आपसे सेटल करता है तो जितना रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो, अगर आपको कोई सेटल करता है, आपसे कोई अकाउंट सेटल करता है, मीनिंग आपको कोई पेमेंट कर रहा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, तो जो पैसा रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, वो पैसा डिस्काउंट अलाउड में चला जाएगा। और आपने किसी को पेमेंट करा और किसी ने अकाउंट सेटल करा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, तो जो पैसा बचेगा रिमेनिंग वो डिस्काउंट रिसीट में चला जाएगा। थैंक यू सो मच। बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट करिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, चलिए तो हम इस क्लास को वहीं पे अब एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।